सोलन शहर में। और सोलन शहर जो जिसको हम कहते हैं कि पहाड़ों की रानी है, शिमला। शिमला का एक बेस है, एक आधार बनाया गया है। और चूंकि एक पर्यटक स्थल के जाने से, पर्यटक स्थल तक जाने के लिए जब हम सोलन में पहुंचते हैं, एक बेस पे पहुंचते हैं, आधार पे पहुंचते हैं, तो हमें सिर्फ शिमला ही याद रहता है। जबकि सोलन में ऐसी बहुत सी दर्शनीय स्थल हैं जहां पे आप 1, 2 या 3 दिन आराम से लगा सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। हम अपने इस एक श्रृंखला में ऐसे ही उन पर्यटक स्थलों को एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे और यहाँ के सोलन के उन लोगों से जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इन पर्यटक स्थलों पर समय बिताया है, जो इनके इतिहास के बारे में जानते हैं और जो इनको करीब से समझते भी हैं। ऐसे ही लोगों से हम आपकी मुलाकात समय समय पर कराते रहेंगे इसी श्रृंखला में। और इस श्रृंखला की शुरुआत करने से पहले मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि सोलन जब नगर परिषद हुआ करता था, तब वहाँ नगर परिषद अध्यक्ष हुआ करते थे कुल राकेश पंत जी। कुल राकेश पंत सोलन के लिए कोई नया नाम नहीं है। ये वो शख्सियत है जो सोलन की धड़कन को मापने की जो एक गारंटी मानी जाती है, वो है कुल राकेश पंत। तो इस श्रृंखला की शुरुआत के लिए भी हमें एक ऐसा ही शख्स की जरूरत थी और वो हमें मिले। और आज से हम शुभारंभ कर रहे हैं श्री कुल राकेश पंत जी के साथ अपनी नई श्रृंखला का, जिसमें हम सोलन और इसके आसपास के पर्यटक स्थलों की जानकारी आपको देंगे। स्वागत है आपका पंत जी हमारे कार्यक्रम में। और इस चूंकि श्रृंखला के पहली कड़ी है, तो इस कड़ी में हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा आप व्यापक रूप से बताएं कि क्या क्या हो सकता है टूरिज्म को डेवलप, मतलब एक स्थापित करने के लिए, सोलन को टूरिस्ट प्लेस के रूप में स्थापित करने के लिए। अभी तक जो पर्यटक बाहर से आते हैं उनके दिमाग में यही छवि रहती है कि चूंकि हमें शिमला जाना है, अगर कभी रुकना भी पड़े तो एक रात को रुक के होटल में विश्राम किया, फिर सुबह शिमला निकल गए। लेकिन शिमला, सोलन के अंदर क्या क्या है, सोलन के अपनी आप क्या खूबियां हैं, वो हम जानना चाहेंगे आपसे क्रमवार तरीके से। सबसे पहले तो आपका SCTV का और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कुछ बातचीत करने के लिए समय दिया। शुक्रिया। आपने बहुत उपयुक्त विषय को चुना है। सोलन, जो मेरा मानना है, सोलन अपने आप में एक टोपोग्राफिकली इतना अच्छी जगह पर स्थापित है कि ये ज़्यादा टूरिस्ट जो नीचे से आते हैं और जो जिनको सिर्फ पहाड़ देखने की इच्छा है और वो शिमला के बाजारों की गहमा गहमी में नहीं जाना चाहते, वो सोलन में आकर ठहर सकते हैं। और इस संबंध में मुझे ऐसा लगता है कि सोलन पर्यटक स्थलों के हिसाब किताब से क्या क्या यहाँ दर्शनीय है, इस पर एक साझा प्रयास होना चाहिए। साझा प्रयास आप जैसे लोगों का, हमारे जैसे लोगों का, सरकार का, और जो पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो यहाँ होटल इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे ये टैक्सी वाले लोग हैं, चाहे जो भी लोग पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मिलजुल कर एक साझा प्रयास करना चाहिए। सोलन को पर्यटन स्थल के तौर पर जो ज्यादा अभी तक पहचान नहीं मिल सकी है, उस पहचान को दिलाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम सब मिलजुल कर एक प्रयास करें। मतलब आपका कहने का आशय शायद ये भी है कि अभी तक जो प्रयास हुए हैं वो शायद एकल सिंगल अपनी तरफ से व्यक्तिगत प्रयास होते रहे हैं। एक साझा प्रयास और एक आपने चर्चा की थी कि अगर सर्किट वाइज सोलन को विकसित किया जाए। जी क्या है वो पूरे की पूरी आपकी परिकल्पना? मैं जैसे ये कहता हूँ कि अक्सर बात ये होती है कि सोलन में देखने को क्या है। तो मान लीजिए जो भी यहाँ पर्यटक आ रहा है उससे आकर होटल बुक कराया,
हम उसको एक दृष्टि में सोलन में क्या क्या हो सकता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे मेरे दिमाग में एक बात है कि एक दिन में या 2 दिन में या 1.5 दिन में एक हम सर्किट सा बनाकर, बिल्कुल, एक सर्किट की आज हम बात करते हैं। जी, तो सर्किट की शुरुआत जैसे है कि सोलन या सोलन के आसपास जहाँ भी जो पर्यटक किसी होटल में ठहरे हैं या किसी होम स्टे में ठहरे हैं, वो अपनी यात्रा जो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। वो यहाँ से चले। पहला जो स्थल है ये जटोली टेम्पल, जो शिव का टेम्पल है, जो यहाँ की कमेटी के मुताबिक उनका ये भी कहना है कि ये सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। ये कमेटी के लोगों का दावा है। और इसकी जो और खूबसूरती है, ये बिल्कुल दक्षिण भारत पद्धति पे बना हुआ है और इसकी बड़ी भारी मान्यता है। तो इतवार को तो लोग आते ही हैं और शिवरात्रि पर और अन्य पर्वों पर भी यहाँ लोगों का बहुत आना जाना है। और लोग यहाँ का एक जल की बॉडी है, उसमें आकर मन्नत भी मानते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो उसके बाद दोबारा भी वो लोग आते हैं। और यहाँ हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना है। इसके बाद हम थोड़ा सा अगर आगे चले, एक ओझघाट स्टेशन आता है। ओझघाट स्टेशन से थोड़ी दूरी पर एक तिब्बतीन मॉनेस्ट्री है। तिब्बतीन मॉनेस्ट्री अपने आप में देखने का बहुत सुंदर दर्शनीय स्थल। मेरा सौभाग्य रहा कि जब दलाई लामा कई दफा आए हैं, तो एक दफा मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैंने दलाई लामा जी के दर्शन भी वहां किए। अच्छा। और उस मॉनेस्ट्री को भी देखा। इस मॉनेस्ट्री को देखने के लिए भारत के लोग कम, पर विदेशी लोगों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र, और विदेशी लोग आते हैं। तो हमारा जो पर्यटक है तो वो एक उसको ये देखने की और बहुत। इससे जब हम आगे की ओर चलते हैं, डॉक्टर परमार, जिनको हिमाचल निर्माता कहा जाता है, उनके नाम से फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी बनी हुई है। नौनी में यूनिवर्सिटी बनी है। नौनी यूनिवर्सिटी का गेट अपने आप में जहाँ जैसे ही आपको करते हैं, उसके साथ ही नौनी यूनिवर्सिटी का एक बॉटनिकल गार्डन है। अच्छा। तो मेरा मानना यह है कि जो पर्यटक आए, रोज सीजन के टाइम में बहुत सुंदर रोज गार्डन का वहाँ दृश्य होता है। और बॉटनिकल गार्डन का अदरवाइज भी थ्रू आउट ईयर जो फ्लावर्स हैं, जो कुछ दर्शनीय होते हैं, और इस पर छोटा मोटा टिकट लगा, बिल्कुल लगाया जा सकता है। जैसे सारे विश्व में पद्धति है, टिकट लगाया जा सकता है और यूनिवर्सिटी को एक आमदनी भी हो सकती है। और ये यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई एक एक्सटेंशन एक्टिविटी भी होगी जिसमें पर्यटन भी जुड़ गया। तो एक काम ये है। यहाँ से आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो गिरिपुल आता है। फिर गिरिपुल से वाया गौड़ा। गौड़ा में ये जो नदी है, गिरी नदी, ये गिरिपुल से ही क्रॉस करती है। तो गौड़ा के पास से गौड़ा में बात तो कई दफा होती है, पर अभी कुछ ऐसा ज्यादा एक्टिविटी नहीं होगी। वहां पर वाटर स्पोर्ट्स के लिए कोई ना कोई काम सरकार कर सकती है। सरकार करे या किसी प्राइवेट वालों को दे, जिसमें ये ध्यान रखा जाए कि पानी भी साफ रहे। पर वो स्थल जो है अभी भी दर्शनीय स्थल। वहाँ दो नदियां मिलती हैं, एक साइड से अर्शनी खंड आती है, दूसरी साइड से गिरी आती है। तो अपने आप में दर्शनीय स्थल है। और सोलन की जो मेन वाटर सप्लाई गिरी पे जल योजना करते हैं, ये भी वहाँ स्थान। तो वो जगह अपने आप अभी भी लोग वहाँ पिकनिक करने जाते हैं, और इसको ऑर्गेनाइज वे में और भी अच्छा किया जा सकता है। और जो भी लोग वहाँ एक दफा जाते हैं, वो दोबारा लोगों को सजेस्ट भी करते हैं और खुद भी जाते हैं। इससे आगे हम इस यात्रा को जब जैल की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पर एक स्पॉट आइडेंटिफाई हुआ है पैराग्लाइडिंग का। अच्छा। जैल और गौड़ा के बीच। तो वहाँ ट्रायल तो वहाँ जरूर हुआ, पर उससे आगे बात नहीं बढ़ी। सरकार उसको भी बढ़ाए, पर जिस जगह से वो ट्रायल की जगह है, वो अपने आप में भी देखने की जगह है। और वहां से जो वैली का व्यू आता है, पूरा सरमौर वगैरह का व्यू आता है, वो अपने आप में बहुत अच्छा लगने वाली जगह है। वहां से फिर हम पहाड़ी की तरफ चलते हैं, जैल की तरफ चलते हैं। तो जैल में काली माता के मंदिर, फेमस मंदिर, जो कि पहाड़ के सबसे ऊंचे है और पूरा वाइट उससे बना हुआ है। वहाँ भी बड़ी मान्यता है। और हफ्ते में लोग सदा, और विशेष रूप पर जब ये आपके कोई भी उत्सव होता है और नवरात्र वगैरह में, वहाँ लोगों का आना जाना बहुत बड़ा रहता है।
अच्छा। वहाँ एक साधु भी रहते हैं। जी, जी। तो और लगातार ऐसे जब उत्सव होते हैं तो वहाँ लगातार लंगर चलता है हाँ, और लोगों को। बिल्कुल। फिर चैल बाजार, हम इसके बाद चैल बाजार पहुँचते हैं। ऐतिहासिक बाज़ार है। चैल बाजार अपने आप में ऐतिहासिक बाजार है, और जी। जो पुराना चैल वो जो किला था, जी। वहाँ होटल पैलेस, अच्छा। अब हिमाचल टूरिज्म का होटल पैलेस भी। हाँ, हाँ। होटल पैलेस को देखने के लिए भी उन्होंने एक चार्जेस लगा दिए, पर अगर अंदर आप जाते हैं और कुछ वहाँ खाते पीते हैं तो वो जो चार्जेस है वो उसमें एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, अच्छा। तो वो प्रॉपर्टी भी अपने आप में बहुत दर्शनीय है, और बहुत उनकी जो कॉटेजेस है जी। वो कई सालों के लिए पर्यटक जो है उनको बुक करके रखते हैं। अच्छा। अच्छा, किस तरह से बना रखा है? कॉटेजेस अलग-अलग बने हैं दूर-दूर? अलग-अलग बने हुए, और वो उसमें ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन है वो पुरानी है, पुराने टाइप की। पुराने टाइप की, और होटल का हिस्सा है जिसमें जो कमरे भी हैं, जी। वो रानी का कमरा, राजे का कमरा, अच्छा। इसी सब का, और वो उसकी बड़ी बुकिंग होती है, और काफ़ी महंगे भी है वो। हाँ, हाँ। पर फिर भी जो लोग वहाँ कुछ खा पी नहीं सकते या रह नहीं सकते, तो वो जैसे बच्चों के लिए या जी। औरों के लिए देखने के लिए अपने आप में बहुत अच्छा टूरिज्म का एक बहुत अच्छा वो भी है। और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें से एक वो प्रॉपर्टी ऐसी है जो प्रॉफिट में चलती है। अच्छा। वहां से आने के बाद जब हम बाजार से क्रॉस करते हैं, जी। तो बाजार से क्रॉस करने के बाद हम सबसे पहले सिद्ध बाबा टेम्पल आते हैं। जी। सिद्ध बाबा टेम्पल जो चैल का मशहूर क्रिकेट ग्राउंड है उसके साथ। अच्छा। तो सिद्ध बाबा टेम्पल में भी लोगों की बड़ी मान्यता है, लोग आते जाते हैं। और ये जो आपका क्रिकेट ग्राउंड है चैल का, ये इस हाइट पर कहते हैं कि अपनी किस्म का एक ही ग्राउंड है। जी। और मैंने भी यहाँ वो जो क्रिकेटर बेदी हैं उनको भी यहाँ देखा। आपने देखा है? हाँ, देखा, और यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप वगैरह चलाते थे, जी। तो उन्होंने काफी ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह चलाए, काफी बच्चों को देश भर के बच्चे आते थे गर्मियों में, तो उस जमाने में। फिर हम चैल से अपनी यात्रा आगे की ओर बढ़ाते हैं। साधुपुल में, जहाँ पर नदी मिलती है, साधुपुल है, वो दर्शनीय स्थल है, वहाँ कुछ एक्टिविटी की है होटल इंडस्ट्री वालों ने। अच्छा। तो वहाँ भी लोगों का आना जाना है, और पानी वानी का वाटर स्पोर्ट्स पे भी छोटा मोटा काम हुआ है। पर वो जगह अपने आप ही प्राकृतिक तौर पर भी बड़ी दर्शनीय जैसी जगह। फिर हम कंडा घाट की तरफ अपनी यात्रा को जैसे जैसे बढ़ाते हैं जी। अभी कुछ ही वर्षों में एक रामलोक मंदिर के नाम से बड़ा आकर्षण का केंद्र है। प्रसिद्ध मंदिर। सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े लोग वहाँ आते हैं। वहाँ जो मंदिर के भी दर्शन करते हैं, जो वहाँ स्वामी हैं उनके साथ उनको भी नमस्कार करते हैं, और वो कहते हैं कि वहाँ जो बना है वो अपने आप में बहुत सुंदर बना है, अपनी किस्म का है। और वो जो वहाँ के साधु हैं उनका तो कहना है कि ये पहले ही निश्चित हो गया था कि इस स्थान पर रामलोक मंदिर की स्थापना होगी। वो किसी पुस्तक को भी कोट करते हैं। वहाँ के जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उन लोगों ने हमारे से ये बात कही है। आगे बढ़ते हैं हम कंडा घाट जैसे ही एंटर करते हैं हम चैल रोड से, तो एक नीचे को रास्ता जाता है, वहाँ थड़ा मुड़ा एक जगह है। जो थड़ा मुड़ा है वो वहाँ पानी, ऊपर से पानी आता है, वहाँ एक मेला सा भी लगता है, बहुत बड़ा भंडारा सा होता है, और लोगों की बड़ी श्रद्धा का केंद्र है। तो वहाँ भी लोगों का बहुत आना जाना रहता है, और पर्यटन की दृष्टि से वो जगह देखने के और मनमोहने वाले मोहक जगह है। हम उसके बाद हम जैसे लौटते हैं, तो लौटने के बाद डेढ़ घाट से होते हुए आगे आते हैं। सलोगड़ा से पहले ही नीचे एक रास्ता उतरता है, वहाँ मोहन शक्ति स्थल, जहाँ अब जो उसकी स्थापना की है ये मोहन मैकिन वाले लोग हैं, और कपिल मोहन, इनके स्वर्गीय कपिल मोहन जी ने इसकी स्थापना की थी।
और वो तो पर्यटकों के लिए बहुत ही जो सुंदर केंद्र बना हुआ है, और जो भी लोग आते हैं दोबारा जरूर आते हैं, किसी न किसी को भेजते हैं। बड़े सभी देवी देवताओं की वहाँ मूर्ति, और अभी भी काम वहाँ बराबर चला हुआ है, और उसकी देखभाल भी ये मोहम्मद डोरी वाले लोग करते हैं। तो अच्छा, वहाँ एक कर्नल साहब इंचार्ज हैं, सारा ध्यान उसकी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो देश विदेश के सारे पर्यटक अभी भी वहाँ आ रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब लोग जाएंगे वहाँ पे, बिल्कुल। फिर आज जैसे हम बात कर रहे थे कि एक सर्किट की बात कर रहे हैं, आज हम सोलन के अंदर देखने का क्या वो ज्यादा डिस्कस, पर वापसी में जब हम शक्ति स्थल से वापस आ रहे हैं तो सलोगड़ा से जब ब्रूरी के बीच में आते हैं तो एक बहुत सुंदर पुराना जो बना हुआ मंदिर है, शिव जी का मंदिर है जी। अच्छा, दर्शनीय स्थल है। तो आज जैसे आपने कहा कि, और हम जिस बात पर पहले भी कह रहे थे कि एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए इस सोलन का पर्यटन की दृष्टि से कैसे हो सकता है। तो जो बातें आज हमने आपने मिलजुल कर की, इस पर अगर मिलजुल कर सरकार, सिविल सोसाइटी जिसके हम और आप मेंबर हैं, और जो पर्यटन से जुड़े हुए इंडस्ट्री के लोग हैं, जैसे टैक्सी वाले लोग हैं, ये एक सुझाव ये भी हो सकता है कि ये 2-4 जगह बोर्ड लगा दें कि यहाँ से जो टैक्सी अवेलेबल हो, फलानी टैक्सी अवेलेबल होगी, तो उसका इतना जो है, ये टूरिस्ट के लिए आसानी वाली बात भी होगी, टूरिस्ट को आसानी वाली बात भी होगी, लोकल टैक्सी ड्राइवर्स को भी काम मिलेगा, और सोलन पर्यटन स्थल जो है स्थापित होने में मदद मिलेगी। ये एक बात आज हमने की। ऐसे ही सोलन में कई और भी समय आने पर जब आप हाँ, इसका अगला एपिसोड मैं चाहूँगा सर कि हम बनाएं, और उसमें हम चर्चा करें कसौली, वो वाला सर्किट जो कसौली है, सपाटू है, तो ये और फिर दूसरा जो हमारा आखिरी बचता है वो अर्की वाला, दारलापाट वाला, उस पर भी हम चर्चा करें। लेकिन चूंकि एपिसोड लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं समेटना उचित होगा। लेकिन आपने जो की है उस दौर में जब टूरिज्म को किसी भी क्षेत्र से जोड़कर उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी सामाजिक व्यवस्था सब कुछ बदली जा सकती है, ऐसे में ये सर्किट वाली परिकल्पना निश्चित रूप से सोलन को दूसरा स्वरूप प्रदान करेगी। सिर्फ एक ही बात इस पर ऐड करना चाहूंगा, एक जो सोलन में बहुत अच्छी जगह बसी है, उसको इस सर्किट में नहीं हम डाल सके, धारू की धार में ऐसे जब आगे बात करेंगे तो उसमें वो एक सोलन और नजदीक का और भी सर्किट बनाया जा सकता है, ताकि लोग आए यहाँ 2-4 दिन ठहरने के हिसाब से आए, प्रकृति का भी आनंद लें और यहाँ के जो रमणीय स्थल है उनका भी दर्शन करें। बिल्कुल। अच्छा, ये जो एक और बात स्पष्ट कर दें, ये जो सर्किट हमने जिसपे हमने आज बात की, ये जो हमारा राजघाट रोड से शुरू होता है जटोली से, और फिर दोबारा सोलन में जब कंडाघाट की तरफ से आगे खत्म होता है, इसको घूमने के लिए टूरिस्ट को क्या एक दिन में ही हो सकती है पूरी यात्रा, या 1 या 2 दिन रुकना होगा? इसमें ये जो एक हम आज सर्किट की बात कर रहे हैं जी, ये 1 दिन में भी हो सकती है। अच्छा, पर नहीं तो इसको ये भी किया जा सकता है, जैसे अगर 1 दिन का समय पूरा ना होता हो तो चलते हुए साधुपुल में टर्मिनेट किया जा सकता है, और दूसरे दिन की ये जो यात्रा है इसको शक्ति स्थल, सलोगड़ा मंदिर, और जैसा मैंने आपको कहा धारू की धार, जोना जी टेम्पल, उन एरियाज को भी इसके साथ कोरिलेट करके, और जब आप धारू की धार की बात करते हैं तो वहाँ पुराना गोरखों का हिस्टोरिकल किला भी है, तो ऐसा कुछ मतलब बना ये एक ऐसे ही आपने बहुत अच्छा प्रयास किया कि जो इस बात को शुरू किया कि सोलन को पर्यटक स्थल के रूप में कैसे स्थापित किया जाए, उसमें एक बातचीत का प्रयास है जी। और आगे भी जब समय होगा तो हम बातचीत करते रह रहे। आपका धन्यवाद बहुत। ये थे श्री कुल राकेश पंत जी। तो सोलन को एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, आपके विचार आमंत्रित हैं। आप मुझे तेजपाल ने दी, और कैमरे के पीछे नीतीश और पंकज को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं, देखते रहिए SJTV।